इसको लेकर उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। देखिए, कूलाम का जो नियम है ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में लागू होता है। यहाँ हम बात करेंगे कूलाम का नियम विद्युत आवेशों के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कूलाम का नियम। देखिए, कूलाम ने क्या कहा, यहाँ हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, और कल हमने जाना पिछली क्लास में कि विद्युत क्षेत्र केवल स्थिर आवेश ही उत्पन्न करते हैं। कूलाम का जो नियम है ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों पे लागू होता है, लेकिन हमारा जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र उसके अकॉर्डिंग हम केवल यहाँ स्थिर आवेशों की चर्चा करेंगे, केवल स्थिर आवेशों की बात करेंगे। तो कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने बताया कि जैसे हमारे पास कोई दो आवेश है, एक आवेश लिया मैंने Q1 और दूसरा मैंने आवेश लिया Q2। Q1 और Q2 दो आवेश है और इन आवेशों के बीच की दूरी हमारे पास R। Q1 Q2 दो आवेश है, दो बिंदु आवेश है। अब बिंदु आवेश क्या होते हैं? बिंदु आवेश का मतलब ऐसे आवेश जिनका परिमाण बहुत ही कम हो। बिंदु आवेश ऐसे आवेश होते हैं जिनका परिमाण बहुत ही कम हो, जैसे 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे आवेश ज़्यादातर हमें माइक्रोकूलम में ही देखने को मिलता है। तो बिंदु आवेश का तात्पर्य है कि ऐसा आवेश जिनका आवेश का परिमाण बहुत ही कम हो, लगभग नेग्लिजिबल, तो ऐसे आवेशों को बिंदु आवेश कहा जाता है। तो कूलाम ने दो बातें बताई। फर्स्ट तो ये कि कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है। कूलाम का जो नियम है वो केवल स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए ही सत्य है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, ये जो आवेश है, फर्स्ट पॉइंट मैंने पढ़ा कि कूलाम का जो नियम है वो स्थिर बिंदुवत आवेशों के लिए ही सत्य है। दूसरा, यहाँ ये जो कूलाम का जो बल लगेगा ये आकर्षण और प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसा कि हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, यदि दोनों आवेश समान परिमाण के हैं, मतलब या तो दोनों प्लस प्लस या फिर दोनों माइनस माइनस, तो उस केस में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कूलाम बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी, और एक आवेश प्लस में है और दूसरा आवेश अगर माइनस में है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इनके मध्य कूलाम बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण की होगी। साथ ही साथ एक और बात, यहाँ ये जो कूलाम बल है, कूलाम बल दो आवेशों के बीच में तब तक काम करता है जब तक कि उन आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हो। आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? यदि दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम होगी तो उन आवेशों के बीच में कूलाम बल काम ना करके वहां नाभिकीय बल काम करने लगता है, क्योंकि नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो कूलाम बल है उसके लिए दो आवेशों के बीच की दूरी हमेशा 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ कूलाम बल काम ना करके नाभिकीय बल काम करने लगता है। नाभिकीय बल काम क्यों करने लगता है? क्योंकि नाभिकीय बल जो है वो कूलाम बल की तुलना में ज़्यादा प्रबल होता है। यहाँ तक कि प्रकृति का सबसे प्रबल बल भी नाभिकीय बल ही होता है। तो नाभिकीय बल ऑब्वियसली विद्युत बल की तुलना में काफ़ी प्रबल है। तो मैंने यहाँ कूलाम बल से संबंधित हमने 3 बातों पर चर्चा की। फर्स्ट बात कि जो आवेश है वो स्थिर होने चाहिए, आवेश बिंदुवत होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कि आवेश स्थिर होने चाहिए, आवेश बिंदुवत होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, कूलाम बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार की हो सकती है। ये बात डिपेंड करेगी कि इन आवेशों का चिन्ह कैसा है। थर्ड पॉइंट, आवेशों के जो बीच की दूरी है r, ये हमेशा 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, अन्यथा कूलाम बल काम ना करके वहाँ नाभिकीय बल काम करने लगता है। तो देखिए, कूलाम साहब ने बताया कि इन आवेशों के बीच में जो बल लगेगा F, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है इसके वर्ग के विपरीत समानुपाती होगा। तो कूलाम के अगर हम नियम की बात करें
यहाँ से अगर हम इसकी डेफिनेशन कहेंगे, कूलाम के नियम का स्टेटमेंट क्या था, तो हम कहेंगे कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यहाँ तक बात ठीक थी कि यहाँ जो बल लगेगा वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस तरीके की कि ये हमारे पास Q1 आवेश, दूसरा हमारे पास Q2 आवेश, दो आवेश इस पे सपोज बल लगा इधर और इस पे बल लगा इधर, दोनों के ऊपर फोर्स लगा F और यहाँ भी मैंने इसके ऊपर मैंने बल दिखाया। क्यों F में मैंने बल क्यों दिखाया? क्योंकि पहला आवेश दूसरे वाले आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा वाला आवेश भी पहले वाले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। मतलब कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की व्याख्या करता है, जो हम न्यूटन की गति के तृतीय नियम में पढ़ते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम सेम उसी टाइप से होता है, उसी तरीके का होता है हमारे पास कूलाम का नियम। एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश भी पहले वाले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये सपोज Q1 जो है वो Q2 पर बल लगा रहा है F और Q2 जो है वो Q1 पर बल लगा रहा है F। लेकिन यहाँ अगर हम देखें दोनों बलों का मान समान है, ये भी बल परिमाण इसका भी F, इसका भी परिमाण है, दोनों बलों की दिशा भी एक दूसरे के विपरीत, ये इधर काम कर रहा है, ये इधर काम कर रहा है। लेकिन क्या इस स्थिति में आवेश स्थिर रह जाएंगे? क्या आवेश इस स्थिति में कभी भी स्थिर नहीं रहेंगे। इस स्थिति में जो आवेश है वो रोटेशन की प्रवृत्ति रखेंगे। आवेश एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे, आवेश रोटेशन की प्रवृत्ति रखेंगे। इस स्थिति में ये जो आवेश है ये इस तरीके से घूर्णन की प्रवृत्ति रखेंगे। इस स्थिति में अगर हमारे पास जो आवेश है वो स्थिर नहीं रह पाएंगे तो फिर हमारी स्थिर वैद्युत की तो फेल हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र, अगर ऐसी बात हो तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ने लगेगा। तो कूलाम के नियम में एक बात और जोड़ी गई कि ये जो कूलाम का जो बल है, इसको कूलाम बल कह दो या विद्युत बल कह दो, कि ये जो आवेश जो है वो एक दूसरे पर जो बल लगाएंगे, वो जो बल है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की स्थिति में होंगे। यहाँ जो बल लगेगा, ये जो Q1 यहाँ जो बल लगेगा, Q1 और Q2 के बीच में जो बल लगेगा वो इस लाइन, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की स्थिति में लगेगा। और जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल इधर भी लगेगा, तभी आवेश स्थिर रह पाएंगे। भाई जैसे ये 5 न्यूटन बल से इधर खींच रहा है तो ये भी 5 न्यूटन बल से इधर खींचेगा, तभी तो ये दोनों आवेश अपनी जगह स्थिर रह सकते हैं। जैसे ये बल लगा दिया 10 न्यूटन का और सपोज ये वाला आवेश बल लगा रहा है केवल 7 न्यूटन का, तो फिर तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये 3 न्यूटन बल से इधर मूव कर जाएगा, फिर तुम्हारी स्थिर वैद्युत की फेल हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान इस बात का रखना है कि पहला आवेश दूसरे वाले आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा वाला आवेश भी पहले वाले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। यहाँ ये जो बल है F, इस बल को मैं लिखूंगा F21 वेक्टर। इस बल को पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा कि ये जो बल है ये 2 पर लग रहा है 1 के कारण है। F21 का मतलब है कि बल 2 पर लग रहा है। पहला जो मैंने डिजिट लिखा ये बताएगी कि बल किस पर लग रहा है। पहली वाली डिजिट बताएगी कि बल किस पर लग रहा है। पहली वाली डिजिट बताएगी कि किस पर लग रहा है, किस पर लग रहा है बल, बल किस पर लग रहा है पहली डिजिट। और यहाँ ये दूसरी डिजिट है ये बताएगी किसके कारण लग रहा है, किसके कारण बल लग रहा है, बल लग रहा है। दोस्तों एक बार आप इन चीजों को समझते हैं, फिर मैं आपको अलग से इन चीजों को सिस्टमेटिकली लिख दूंगा, वहां से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो देखिए F21 इसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो था कि बल किस पे लग रहा है, मतलब बल 2 का मतलब Q2 पे लग रहा है और बल
मतलब दूसरा बता रहे किसके कारण लग रहा है, तो ये लग रहा है Q1 के कारण, 1 का मतलब Q1, तो ये है Q2 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण। देखिए कैसे, अब इस Q2 पर बल लगाने वाला कौन है, हमारे पास दो ही आवेश है, एक तो Q1 है और दूसरा हमारे पास क्या है Q2। Q2 पर बल लगाने वाला कौन है, केवल और केवल यहाँ पर Q1 ही है। अब देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अब Q1 जो आवेश है ये Q2 को इधर पास बुलाएगा या दूर भगाएगा, पास बुलाने का मतलब आकर्षण और दूर भगाने का मतलब प्रतिकर्षण। तो आप बताइए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, बल लगाने वाला कौन, बल लग तो किस तरह है Q2 पे, लगाने वाला कौन है Q1। तो ये जो Q1 है ये Q2 को पास बुलाएगा या दूर भगाएगा, तो डेफिनेट है ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो जो Q1 है ये Q2 पर किस प्रकार का बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, ये इसको दूर भगाएगा F2। इसी प्रकार से अगर हम इधर बात करें Q1 पर बल कौन लगाएगा, तो Q1 पर बल लगाने वाला कौन है Q2। Q1 पर बल लगाने वाला कौन है Q2। तो ये जो Q2 है ये Q1 को पास बुलाएगा या दूर बुलाएगा, ये भी आवेश प्लस का है और ये भी आवेश प्लस का है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। बल लगाने वाला कौन है, अब बल बल लग तो किस रहा है Q1 पे, किसके कारण लग रहा है Q2 के कारण, मतलब बल लगा रहा है Q2, बल लगा बोल रहा है Q2। अब Q2 जो है वो Q1 पर आकर्षण का बल लगाएगा या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो डेफिनेट है कि जो Q2 है वो भी Q1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जाहिर सी बात है कि जब Q1 Q2 को दूर भगाएगा तो Q2 भी जो है वो Q1 को दूर ही भगाएगा, अन्यथा हमारी इस तरह विद्युत फेल हो जाएगी। तो याद रखिए कि पहला आवेश दूसरे वाले आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा वाला आवेश भी पहले वाले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। ध्यान दीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूं। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा ये बल उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ये लास्ट वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर सोचो ये बल इस लाइन इधर लगेगा, इधर से ऊपर लगे बल, किसी की शीट में अगर बल ऊपर लगे, किसी की शीट में नीचे लगे, तभी तो आवेश अपनी जगह इस तरह सकते हैं। अगर ये बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की शीट में नहीं लगे तो फिर ये स्थिर थोड़ी रह जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो फिर यहाँ इस तरह विद्युत की अगर हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कूलाम का जो नियम है वो फेल हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कूलाम का नियम है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब यहाँ ये जो मैंने बल दिखाया, यहाँ ये जो मैंने बल दिखाया वो आप इसको F12 कहो या F21 कहो, यहाँ हम सदिश रूप की हम अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ जो बल F है ये F12 को प्लस F21, क्योंकि हमने देखा कि एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है दूसरा आवेश भी पहले वाले आवेश पर उतना ही बल लगाता है। यहाँ हम डायरेक्शन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो हम अलग से डील करेंगे उसको, कूलाम के नियम के सदिश निरूपण के नाम से टॉपिक, उसमें हम अलग से चर्चा करेंगे। यहाँ हम बात करें F का मतलब Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल या Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, क्योंकि दोनों बल सेम नहीं है, इसलिए ना इसको मैं F12 कह रहा ना F21 कह रहा, मैं कह रहा हूँ बल का मान कितना होगा, तो बल का मान बढ़ेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन R²। ठीक, अब देखिए अगर हम इस स्थिति में बात करें तो इस स्थिति में कूलाम बल की प्रकृति कैसी होगी, क्योंकि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी कैसा है, पॉजिटिव। बस क्या है, जब कोई भी चेंज नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो प्लस का ही माना जाता है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव, इनके बीच में कूलाम बल की प्रकृति किस प्रकार की हो जाएगी, कूलाम बल की प्रकृति हमारे पास हो जाएगी प्रतिकर्षण। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि यहाँ ये जो बल है ये इस तरीके से नहीं लग सकते, यहाँ ये जो बल है इस तरीके से नहीं लग सकते, ये बल जो है वो इस तरीके से लगेंगे और जितना बल इधर लगेगा उतना ही बल हमारे पास इधर लगेगा। तो देखिए यहाँ अगर हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट काम में लेते हैं, एक नियतांक काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं K से। तो F इक्वल्स टू बना के Q1 Q2 अपॉन
F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जो के हैं वो प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट है, समानुपाती नियतांक है, और के की वैल्यू भी दोस्तों फिक्स बताई जाती है। के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखिए के का मान 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक, अब बात अगर इसकी मात्रा की करें तो मात्रा हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखिए अलग से देखिए इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, तो के Q1 Q2 ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बराबर बन जाएगा FR स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास के Q1 Q2 बराबर बना FR स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं के निकालूंगा तो ये बन जाएगा FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब देखिए मात्रा F बल R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, Q1 ये पहला आवेश और Q2 दूसरा आवेश। तो हमने पढ़ा है कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, R दूरी का मात्रक मीटर, तो लेकिन R का स्क्वायर तो ये मीटर का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन ये भी आवेश और ये भी आवेश, तो ये भी गुलाम और ये भी गुलाम, गुलाम और गुलाम मिलकर बन जाएंगे। भाई गुलाम इंटू गुलाम करूंगा तो नीचे गुलाम का स्क्वायर ही होगा, तो यहाँ इसका मात्रक बन गया के का न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा गुलाम स्क्वायर। ये बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा गुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा गुलाम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ से के की विमा की बात करें, के की विमा तो दोस्तों थोड़ा बहुत आपको याद होगा, नहीं है तो ध्यान दीजिए। न्यूटन का मतलब बल, और बल की विमा थोड़ी याद रखें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। m1 l1 t माइनस, बल की विमा होती है m1 l1 t माइनस, क्योंकि बल की विमा एक बेसिक विमा है, ये काफ़ी बार काम में आती रहती है, इसलिए जहाँ तक हो आप बल की विमा को थोड़ा याद ही रखें। m1 l1 t माइनस 2 इंटू मीटर स्क्वायर। दोस्तों ये मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, ये मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर की विमा होती है L2 अपॉन कूलाम। कूलाम का मतलब आवेश, और कल हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखी थी आवेश की विमा, आवेश की विमा होती है A1 T1, लेकिन यहाँ कूलाम का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा A2 T2, A2 T2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या विमा निकल के आएगी कि M1 L1 और ये 2 L हमारे पास हो गया 3, और देखिए नीचे T2 था, ये 2 ऊपर जाएगा तो T की पावर -2 बनाएगा, -2 तो ये बन जाएगा, -2 पहले से ही है T की पावर, तो कुल मिला के हो गया T की पावर -4, और इधर A की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये बन जाएगी A की पावर -2। तो हमारे पास A की विमा निकल के आई M1 L3 T-4 और A-2। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये जो के है समानुपाती नियतांक के, इस के को परिभाषित किया जाता है विद्युतशीलता के पदों में। तो कई बार हम के स्थान पर यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के स्थान पर हम यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये जो देखिए दोस्तों, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, या कुछ लोग इसको एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो। ये तो इसको इसको पढ़ेंगे क्या, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये किसको बताता है, तो याद रखेंगे ये एप्सिलॉन नॉट बताता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता को बताता है एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स होती है, निर्वात की विद्युतशीलता का मान नियत है 8.854 गुणा 10 की घात -12। निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू फिक्स होती है 8.854 गुणा 10 की घात -12। अब देखिए इसका मात्रक क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ से हम नोट कर सकते हैं 1 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स होती है। तो एक तरीके से के में और एप्सिलॉन नॉट में कैसा संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है। भाई ए की बटा में आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो जो के का जो मात्रक लिखा उसका अगर मैं उलट के लिख दूं मात्रक, वो किसका मात्रक बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का। तो देखिए के का मात्रक हमने क्या लिखा, के का हमने मात्रक लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर। इसको उलट के लिख देंगे तो ये बन जाएगा कूलॉम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा न्यूटन
कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन नॉट की अगर हम विमा की बात करें तो जो के की विमा लिखी उसको उलट के लिख दो। उलटने का मतलब जो पावर प्लस में थी वो माइनस में लिख दो और जो माइनस में थी उसको प्लस में लिख देंगे। तो ये हमारे पास बनेगी एप्सिलॉन नॉट की विमा बन जाएगी m की पावर -1 l की पावर -3 भाई 1 प्लस में था इसलिए माइनस उल्टा लिखेंगे -1 l की पावर 3 प्लस थी इसलिए l की पावर -3 t की पावर 4 माइनस में थी तो इसको हम उल्टेंगे प्लस में बन जाएगा और a की पावर माइनस का होगी तो ये a की पावर हो जाएगी हमारे पास प्लस का 2। तो यहाँ k के स्थान पर हमने रखा k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या करते हैं कूलम्ब के नियम को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं F k की जगह लिख दूंगा ये क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए k की जगह लिखा मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर q1 q2 ऐसा का ऐसा और अपॉन क्या आ जाएगा r²। तो ये हमारे पास कूलम्ब का नियम है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, जब हमने बात की कि एप्सिलॉन नॉट जो है उसको निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 8.854 गुणा 10 की घात -12। ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। मैं लिखाने के लिए अलग से मैं एक बार लिख दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। एक बार आप समझते जाइए, फिर जो भी लिखने का है आपके नोट्स के हिसाब से मैं अलग से आपको नोट करवा दूंगा लास्ट में। एक बार आप चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से समझते जाइए। ठीक, या इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि यदि q1 q2 is greater than 0, q1 q2 is greater than 0 तो कूलम्ब बल की प्रकृति क्या होगी। कूलम्ब बल या फिर इसको हम बोल दें विद्युत बल, एक ही बात है। कूलम्ब बल या विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति तो दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो प्रकृति आकर्षण की हो सकती है या फिर प्रकृति प्रतिकर्षण की हो सकती है। हमने कूलम्ब का नियम पढ़ा अभी F = k q1 q2 अपॉन r²। F = k q1 q2 अपॉन r²। क्वेश्चन है कि q1 q2 इज ग्रेटर देन 0। इस चीज पे गौर कीजिए, q1 q2 इज ग्रेटर देन 0। देखिए q1 पहली संख्या और q2 दूसरी संख्या, दोनों के बीच में गुणा हो रही है। दोनों संख्याएं q1 और q2 गुणा हो रही है। इन दोनों का गुणा ज्यादा होना चाहिए किससे, 0 से। ज्यादा होने का मतलब प्लस में होना चाहिए। भाई मैं कहूँ कि दो संख्याओं का गुणा 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का गुणा प्लस में होना चाहिए। और दो संख्याओं का गुणा प्लस में कब आता है, जब या तो दोनों प्लस प्लस या फिर दोनों माइनस माइनस। मतलब कि q1 अगर पॉजिटिव है तो q2 भी उस टाइम पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रिजल्ट 0 से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। या फिर क्या हो सकता है कि q1 अगर आपने नेगेटिव है, q1 अगर नेगेटिव है तो q2 भी उस टाइम पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। भाई माइनस माइनस को हम गुणा करेंगे तभी तो रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, या फिर दोनों प्लस प्लस है तो हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो अब यहाँ से हम बता सकते हैं कि कूलम्ब बल की प्रकृति आकर्षण की होगी या प्रतिकर्षण की होगी। तो देखिए ये भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट केस भाई दो सिचुएशन बन सकती थी, जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से हमारे पास दो सिचुएशन बन सकती थी। तो अगर यहाँ अगर फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो बल प्रतिकर्षण, और सेकंड के हिसाब से देखें तो भी बल किसका होगा,
प्रतिकर्षण का होगा। तो ध्यान रखेंगे कि यदि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ हमारे पास जो कूलाम बल की जो प्रकृति होगी वो प्रकृति किस तरीके की होगी, हम कहेंगे कि यहाँ जो प्रकृति है वो हमारे पास होगी प्रतिकर्षण की। यदि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 हो तो कूलाम बल की प्रकृति प्रतिकर्षण की होगी। ऐसे भी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दूं इस तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन कि Q1 Q2 इज लेस देन 0 तो फिर कूलाम बल या विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी? Q1 Q2 इज लेस देन 0, यदि Q1 Q2 दो संख्याओं का गुणा अगर कम है 0 से तो कूलाम बल या विद्युत बल की प्रकृति क्या होगी? अब देखिए कूलाम का नियम वही F = Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, अब इन दो संख्याओं का गुणा कम रखना है किससे? 0 से कम रखने का मतलब माइनस में लाना है। दो संख्याओं का गुणा हमें माइनस में लाना है। अब दो संख्याओं का गुणा माइनस में कब आ सकता है? यदि Q1 पॉजिटिव हो तो उस टाइम पर Q2 कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। या पहला वाला अगर नेगेटिव हो तो दूसरा वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेफिनेट है, यहाँ देखिए एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला अगर नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी तो ये कंडीशंस फ्री होगी। भाई दो संख्याओं का गुणा 0 से कम आने मतलब माइनस में आना चाहिए, और माइनस में कब आएगा? जब एक प्लस तो दूसरा माइनस, या पहला माइनस तो दूसरा प्लस। तो विपरीत आवेश में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या तो ये होगा तभी कंडीशन सही है, ये होगा तो भी कंडीशन सही है। और हम दोनों स्थितियों में कुल मिला के अगर बात करें तो दोनों में एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो विपरीत आवेश है। हम बोलेंगे कि विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। तो यहाँ हमारे पास कूलाम बल की जो प्रकृति है वो किस तरीके की होगी? आकर्षण की। अब देखिए एक और अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, यदि Q1 प्लस Q2 बराबर 0, यदि Q1 प्लस Q2 बराबर 0 हो तो कूलाम बल की प्रकृति क्या होगी? कूलाम बल की प्रकृति, कूलाम बल कह दो विद्युत बल कह दो एक ही बात है। कूलाम बल की प्रकृति क्या होगी? ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ रहा है। भाई Q1 प्लस Q2 बराबर 0, दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो हम एक सिंपली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर 0 है। तो डेफिनेट है कि एक संख्या जितनी प्लस में हो दूसरी उतनी की उतनी माइनस में, तभी तो दोनों को जोड़ने पर 0 आ सकता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसकी साइड चेंज करूँ, भाई ये Q1 प्लस Q2 बराबर 0 था तो मैं इस Q2 को मैं बराबर की चिन्ह के उधर ले जाऊंगा, साइड चेंज कर दूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, तो Q2 किसका हो जाएगा? माइनस का। मतलब जितना एक आवेश प्लस का होगा दूसरा उतना का उतना किसमें होगा? माइनस में। पर एक प्लस 4 माइक्रोकूलाम है, दूसरा माइनस 4 माइक्रोकूलाम होगा, तभी तो दोनों को जोड़ने पर 0 आएगा। तो जितना एक प्लस में दूसरा उतना का उतना ही माइनस में, मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ हमारे पास कूलाम बल की प्रकृति किसकी हो जाएगी? आकर्षण की हो जाएगी। यहाँ भी हमारे पास कूलाम बल की प्रकृति किसकी होगी? यहाँ हमारे पास कूलाम बल की प्रकृति आकर्षण की हो जाएगी। अब देखो और किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं कूलाम के लिए, ध्यान दीजिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं आपके लिए अलग से लिख दूंगा, ठीक है। और आप जो है नोट्स बनाने के बाद में ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये अलग से मैं मेंशन कर दूंगा लास्ट में, तो आप वहाँ से अपने नोट्स तैयार कर लेना, सॉल्यूशन अपने आप करने की कोशिश करना। अगर फिर भी अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आप वीडियो में थोड़ा ब्रेक करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यदि आवेशों के परिमाण को दोगुना, यदि आवेशों के परिमाण को 2 गुना
तथा उनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, उनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो कूलाम बल की प्रकृति क्या होगी? तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव है पड़ेगा? ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि आवेशों के परिमाण को 2 गुना, आवेशों के परिमाण को 2 गुना तथा उनके मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव कूलाम बल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा तो कितना गुना हो जाएगा, घटेगा तो कितना कम होगा, वो चीज हमें बताना। इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, F इक्वल्स टू वही कूलाम का नियम लगाएंगे कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए, ये तो हमारे पास स्टार्टिंग वाला फोर्स है भाई, Q1 Q2 में आवेश मान के चल रहा हूँ। ये लो, मैं यहाँ से इसको डायग्राम बना देता हूँ इसका कि ये Q1 आवेश था स्टार्टिंग में, ये Q2 आवेश था, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी थी? R। तो यहाँ देखिए, ये Q1 आवेश Q2 आवेश दोनों के बीच की दूरी R। कूलाम का नियम हमने पढ़ा था, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, अब कह रहा है कि आवेशों के परिमाण को 2 गुना, तो 2 गुना करो, डबल करो उसको, तो ये बन गया 2Q1, भाई Q1 था डबल 2Q1, डबल करो जी 2Q। लेकिन ये कह रहा है कि बीच की दूरी को, उनके मध्य की दूरी को आधा, इनके मध्य की दूरी को आधा, पहले R थी तो R की आधी कितनी बनेगी? R बटा 2। ठीक, अब नया बनेगा इस, ये जो स्टार्टिंग वाला बल, पुराना वाला इसको बोल दिया F ओल्ड, पुराना वाला बल F। अब नया कितना बनेगा जो हमने गड़बड़ की इस हिसाब से, अब बल कितना बनेगा? तो देखिए वही के सिंपल Q1 पहला वाला आवेश, यानी कितना होगा 2Q, फिर दूसरा वाला आवेश 2Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R बटा 2, तो ये R बटा 2 का हो जाएगा भाई। यहाँ R का इस जो दूरी थी उसका स्क्वायर करना है बेटा मेरे, यहाँ दूरी हमारे पास आधी हुई तो R बटा 2 का स्क्वायर करना है, तो इसको सोल्व कर देंगे हम। F न्यू इक्वल्स टू बन गया 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बन जाएगा, साथ में K है Q1 Q2, और ये बन जाएगा R स्क्वायर बाई 4। देखिए 4, इसको हम गुणा में लेके जाएंगे संख्या को, तो 4 ऊपर से आएगा ये, तो F न्यू इक्वल्स टू नया बल कितना आएगा? तो ये हो गया 16, 4 ऊपर से आएगा, फिर क्या बनेगा हमारे पास? K Q1 Q2 अपॉन क्या बनाइए? R का स्क्वायर। अब देखिए इसको एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ इस तरीके से, देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको ओल्ड पुराना वाला प्रारंभ वाला बल है, शुरू वाला बल है, तो इसकी जगह लिख दो F ओल्ड। तो देखिए क्या बात बनी, F न्यू इक्वल्स टू, F न्यू इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा 16, और इसकी जगह ये कौन सा बल है? पुराना वाला F ओल्ड, तो ये हो गया F ओल्ड। मतलब ध्यान दीजिए, मतलब कि जो नया वाला बल है वो शुरू वाले बल का कितना गुना है? 16। तो इस टाइप से भी कूलाम के नियम से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे इसी को बोल देता हूँ कि आवेशों को 2 गुना कर दूं और दूरी को भी 2 गुना कर दूं, यानी आवेशों को 2 गुना और दूरी को भी 2 गुना कर दिया जाए तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप माइंड के अंदर आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि ऊपर यहाँ 2Q1, यहाँ भी डबल कर रहे हैं 2Q1 2Q2, और नीचे भी डबल कर रहे हैं 2R का स्क्वायर, तो नीचे 2R का स्क्वायर करता तो 4R स्क्वायर बनता है, नहीं बनता? उस 4 से ये वाला 4 कट जाता है, तो कूलाम बल उस स्थिति में टाइप परिवर्तित होता है। तो कूलाम बल से इस टाइप से भी कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने चर्चा की कूलाम बल को लेकर
यहाँ तक मैं आपको नोट करवा देता हूँ कि कूलाम का जो नियम क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, या किन किन परिस्थितियों में कूलाम का नियम लागू होता है, और जो मैंने क्वेश्चन की इन क्वेश्चंस को मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि आप अपने नोट्स तैयार कर सकें। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ मैंने नई बात लिखी है जिस पर मैं पहले चर्चा नहीं की है। के की वैल्यू एक होती है कौन सी पद्धति में? CGS पद्धति में। पहले इस बात को समझ लीजिए आप कि मैंने यहाँ पर एक कैसे लिखा है। जो समानुपाती नियतांक लिया मैंने के, उसका CGS पद्धति में मान कितना होता है? 1। ये तो ऊपर वाला मान कौन सी पद्धति में? इसको तो हम कह सकते हैं कि या तो ये MKS में है या फिर कौन सी पद्धति में? ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा पद्धति कौन सी पद्धति का बड़ा वाला रूप है? MKS का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है ऐसा ही। तो ये अगर पूछा जाए के का समान की विद्युत आवेशों के लिए समानुपाती नियतांक के का मान, तो आप सिंपली लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछे कि CGS पद्धति में के की वैल्यू कितनी होती है, तो हम कहते हैं 1। मैंने 1 कैसे लिखा, इस पे थोड़ा जोर दीजिएगा, ध्यान रखिए। के इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू थी 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू, देखिए मात्रक था न्यूटन, बल का SI पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन, तो बल का CGS पद्धति में मात्रक होता है डाइन। और डाइन का मतलब जानते हो, डाइन का मतलब होता है ढाकन से। इस 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। तो इस न्यूटन के स्थान पर लिखूंगा साहब 10 की घात 5 डाइन। देखिए न्यूटन में कितना खतरनाक बात हुई, एक अकेला न्यूटन 10 की घात 5, मतलब 10 की घात 5 का मतलब कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख डाइन के बराबर अकेला न्यूटन। तो न्यूटन के स्थान पर लिखा मैंने 10 की घात 5 डाइन इंटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर स्क्वायर था तो इसको तोड़ के सेंटीमीटर में लिख सकता हूँ 100 सेमी इंटू 100 सेमी। भाई मीटर का स्क्वायर था मतलब मीटर इंटू मीटर था, तो इसको लिख दिया मैंने 100 सेमी इंटू 100 सेमी बटा, यहाँ हमारे पास कूलाम का स्क्वायर है, आवेश का ऐसे पद्धति मात्रक कूलाम। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि CGS पद्धति के अंदर मात्रक होता है ESU, और एक कूलाम में कितने ESU होते हैं? 3 गुणा 10 की घात 9, 3 गुणा 10 की घात 9 ESU इंटू 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। क्यों? क्योंकि यहाँ कूलाम का स्क्वायर था, कूलाम इंटू कूलाम था, इसलिए मैंने लिख दिया 3 गुणा 10 की घात 9 ESU इंटू 3 गुणा 10 की घात 9 ESU। अब इसको सोल्व करते हैं। 10 की पावर, पहले नीचे देखिए, 10 की पावर 9 यहाँ है, 10 की पावर 9 यहाँ है, तो कुल मिला के हो गया 10 की पावर 18। भाई पढ़ा होगा कि आधा समान हो तो बातें एक होती है, बातें जुड़ती है। तो नीचे बन गया 10 की पावर 18। ऊपर देखते हैं 2 पावर ये, 2 पावर भाई 2 जीरो 100 का 10 की पावर 2, तो ये भाई 100 है तो 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 2 ये, तो 10 की पावर 4 और 5 लेगा, 4 और 5 9 और 9 लेगा, तो 10 के पावर बन गया हमारे पास 18। नीचे भी 10 की बात 18, ऊपर भी 10 की बात 18, तो कुल मिला के इनका तो खेल खत्म। अब देखो बचा 9 और नीचे देखो 3 इंटू 3 9, 9 से ये 9 3 से, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, और जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ गणित ही बचते हैं। तो एक इसको लिख देंगे वही डाइन इंटू सेमी सेमी स्क्वायर और ESU और ESU का स्क्वायर। इसलिए मैंने लिखा था कि के का CGS पद्धति में मान कितना होता है 1। अब आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। तो आगे आप ये नोट कर लीजिए, और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया पहले, थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि प्राप्तिकर्षण में क्यों लिखा है, या मैंने आकर्षण क्यों लिखा है, या मैंने आकर्षण क्यों लिखा है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आगे आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैंने पहले आपको करवा दिया है, और इसी क्वेश्चन की तरह से मेरे क्वेश्चन ये आप खुद ट्राई करें, आंसर मैं आपके सामने लिख दिए इसको। इसके बाद में कूलाम के नियम की सीमाएं नोट कर लेंगे। अगर आपको लिखने में पर्याप्त टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप वीडियो पॉज करके आराम से चीज़ों को लिख सकते हैं।
तो दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों को कंपेयर करेंगे। तो एक तरफ हम चर्चा करते हैं विद्युत बल की और दूसरी तरफ हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो विद्युत बल हमने देखा कि आकर्षण प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि उन आवेशों का चिन्ह कैसा है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि समान आवेश है मतलब दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण, और अगर असमान आवेश है तो उनमें आकर्षण। जबकि गुरुत्वाकर्षण देखो नाम से पता चल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। पहला अंतर पढ़ा हमने विद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण किसी भी प्रकार का हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरा अगर हम बात करें कि किसके बीच में कार्य करता है तो विद्युत बल हमने देखा कि दो आवेशों के मध्य कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य कार्य करता है। थर्ड माध्यम पर निर्भरता, तो याद रखेंगे विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। इसकी चर्चा हम कुछ देर बाद में करने वाले हैं कि विद्युत बल जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अलग अलग माध्यम में विद्युत बल का मान अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में बल का मान मैं बात करूं कि 160 न्यूटन है, यदि उन आवेशों को मैं पानी में ले जाकर रख दूं तो बल का मान केवल 2 न्यूटन ही रह जाता है। माध्यम रखने पर विद्युत बल का मान बढ़ता है, मतलब ये जो विद्युत बल है ये माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जैसे 1 किलोग्राम की दो वस्तुएं थी हमारे पास, अभी निर्वात में है, इनके बीच में 100 न्यूटन का बल काम कर रहा है। यदि इन द्रव्यमानों को मैं उठाकर अगर पानी में ले जाकर रख दूं तो भी इनके मध्य बल का मान 100 न्यूटन ही रहना है। मतलब यहाँ जो बल है वो द्रव्यमानों के मध्य रखे गए माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्युत बल तो माध्यम पर डिपेंड करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रबलता की, तो विद्युत बल प्रबल होता है। हालांकि प्रकृति का सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल है, लेकिन इन दोनों की कंपेयर कर रहे हैं तो विद्युत बल जो है ये थोड़ा प्रबल होता है गुरुत्वाकर्षण बल के तुलना में, जबकि गुरुत्वाकर्षण का जो बल है ये एक प्रकार का दुर्बल बल होता है। तो यहाँ हमने एक छोटी सी चर्चा की विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर को लेकर। अब आप ये जो मैंने टेबल बनाई है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो दोस्तों आज हम इतना रखते हैं, बाकी प्रारंभिकता में छोटा सा टॉपिक बच गया है, उसकी हम अगले वीडियो